बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी को लेकर के टेंशन बिल्कुल मत लो। इस वन शॉट को पूरा कर लो, क्योंकि इस चैप्टर के लिए तुम्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ से कंप्लीट प्रिपरेशन करो। इसके बाद चाहे आप 2 मार्क्स 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हो, इस वन शॉट को देखने के बाद हर एक चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड अगर नहीं जानते हो तो जान लो। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए सेशन। आप देख रहे हैं बिहार का पहला चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। आपके कोई दोस्त है, फटाफट से उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर विश्वास हो ही जाएगा कि आखिर क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है ये काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक पेपर एक पेन लेकर ज़रूर बैठिए। चीज़ों को जहाँ बोले ये ऑब्जेक्टिव आएगा मतलब आएगा, जहाँ बोलो ये 2 नंबर आएगा मतलब आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। आपसे डिफाइन कर देगा व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, साइंस में तो यही चीज़ है, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेस ऑफ एनर्जी? अ सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज एनीथिंग, अच्छा, फ्रॉम विच वी कैन गेट इनफ एनर्जी टू यूज टू डू यूजफुल वर्क। लिखना कैसे वो भी साथ साथ बताते चलेंगे। यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी जो एनर्जी का साधन है वो कुछ भी हो सकता है, जहाँ से हम लोग को इनफ एनर्जी मिले, उसको यूज़ करके हम लोग कोई यूजफुल वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, ओके, ये इसका शॉर्ट सा डेफिनेशन हो गया। अगर आपको एग्जामिनेशन लिखने आता उसको कैसे लिखना है वो भी बता देंगे। अ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी शुड प्रोवाइड एनर्जी कंटिन्यूसली एट स्टेडी रेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, सही सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी एक सही रेट से तुमको लंबे टाइम तक देते रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे सन, कोल, पेट्रोलियम, विंड एंड फ्लोइंग वाटर। ठीक है, ओके। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए बिहार बोर्ड में कि व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आप किस तरीके से लिखोगे? अगर सिंपल आपने ये डेफिनेशन लिखा तो एग्जामिनर आपको हो सकता है 1 नंबर दे, हो सकता है 2 नंबर दे। लेकिन 1 नंबर क्यों? ऐसा क्या करते ताकि 2 में से 2 दे? ये शॉर्ट में आने वाला 2 नंबर का डेफिनेशन है। आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन के तौर पर अगर लिखने दिया जाए तो आप छोटा सा एक हेडलाइन बना दोगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऊपर लिखने के बाद। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप लिखोगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज एनीथिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम विच वी गेट इनफ एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। अगर एग्जामिनर ये 2 पॉइंट देख लिया ना, वो आगे की चीज़ें चेक नहीं करेगा। बच्चा बहुत पढ़ा है, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, नंबर दे दो। एक तो इंग्लिश मीडियम से हो, नंबर मिल जाएगा। बस लिखने का ढंग होना चाहिए और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। ठीक है, और एक लाइन बढ़ा के लिख देना क्या है ये, जो अच्छा गुड्स सोर्सेस ऑफ गुड्स होता है या सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली क्या देता है? हम लोग को एनर्जी देते रहता है लंबे टाइम तक। ठीक, एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल देख करके बिहार बोर्ड की जो कॉपी चेक करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, ओके। सिंपल सा इसको और कैसे समझोगे? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम्हारा फ़ोन है ना, फ़ोन चलाने के लिए क्या बैटरी होना चाहिए, है ना? तो वैसे ही हमारी डेली लाइफ में काम होता है, कुकिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सब मशीन्स यूज़ करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होता है ना? ओके, तो सिंपल से समझो, जिस सोर्स से हमें यूज़फुल वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है उससे क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्लियर है? कोई दिक्कत? आराम से हो जाएगा, ओके। चलिए, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी, अच्छा क्वेश्चन है। आखिर किसको हम लोग अच्छा सोर्सेज ऑफ एनर्जी मानोगे? फॉर एग्जांपल एकदम रिलेटेबल लेके चलते हैं। आपको कोई फ़ोन लेना है तो आप क्या देखते हो? बैटरी बैकअप देखते हो, कितना घंटा चल सकता है ना? कैमरा मेरा बाद में है, वो सब देखते ही हो। स्टोरेज देखते हो, है ना? स्टोरेज, है ना? कैमरा, कैमरा चलो साइड रखो। ठीक, हम लोग क्या देखते हैं? स्टोरेज देखते हैं, कितना स्टोरेज रख सकता है ना? बैटरी कितना देर चल सकता है, तो वो सब देखते हो। तो एक हम लोग उससे डिसाइड करते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, करते हैं ना? तो उसी तरीके से जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैसे पता करेंगे कि ये अच्छा है यानी ये बुरा है ना? ओके, तो पहला पॉइंट ये होगा, आपसे ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि
सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या क्या होने चाहिए, है ना। हालांकि अभी ये बता दूं तो ये आपके 2 नंबर में बहुत बार PYQ में रिपीट हुआ है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसी को समझ लेना हो जाएगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेंजरस पता चला तुम बारूद लेके बैठे हो खाना बनाने, है ना, ओके। और कन्वीनियंट होना चाहिए, है ना। जैसे देखो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, वो बहुत हाईली ट्रेंड इंसान चाहिए, है ना, ओके। उसको हेल्प करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, हम लोग घर में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, ओके। कन्वीनियंट भी होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, और इजी टू ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो, है ना। पता चला तुमने एक बड़ा सा मशीन बना दिया, तुम ले ही नहीं जा पा रहे हो, है ना। अब देख लो तुम्हारे घर पे LPG है, अगर तुम लोग थोड़ा सा अच्छे एरिया में होगे, मतलब कि डेवलप्ड एरिया में होगे, तो आजकल तो CNG जो आता है गैस के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, उससे, है ना। तो जैसे कोल भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पेट्रोल, जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, सिंपल से समझो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, ताकि कंज्यूमर को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दूसरा सोर्स है, सबको क्लियर है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये याद रख सकते हो। और इजी टू स्टोर, तुम अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, है ना। आजकल पेट्रोल तो गाड़ी में तुमसे समझ नहीं रहा है स्टोर करने के लिए, खैर कोई बात नहीं, कि पेट्रोल, डीजल, LPG ये सब एग्जाम्पल है, इजीली हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्लियर है, इतनी चीज़ें आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छे फ्यूल में, क्या क्या खूबी है ना, ओके। मतलब परफेक्ट एनर्जी सोर्सेस। सबसे पहले आता है, क्या आ जाता है कि हाई क्लोरोफिक वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तो मैं तुम्हें और एक चीज़ लगे हाथ, इसे मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है ये। इन्हीं में से ना कोई आपसे ऑप्शन में रहेगा, इन्हीं में से याद रख लो, इन्हीं में से दे देगा, और कुछ एक दूसरा ऑप्शन दे सकता है, ऑल ऑफ दीज दे सकता है, बोले इनमें से सोर्सेस ऑफ मतलब गुड फ्यूल का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी में से, ऑप्शन में से, यही इसी में से कोई रहेगा। तो याद रख लेना, सब्जेक्टिव में तो रहेगा ही। सबसे पहले क्या आता, हाई क्लोरोफिक वैल्यू, मतलब कम फ्यूल से ज़्यादा हीट, मतलब तुम ऐसा कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा तुम फ्यूल भी इस्तेमाल कर रहे हो, हीट भी उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, ओके। दूसरा क्या होता है, लेस स्मोक, तुम कोई चीज़ यूज़ करो तो स्मोक कम हो, जैसे हम लोग LPG इस्तेमाल करते हैं, धुआं नहीं होता है ना, ओके। चलिए, और जब जल जाए तो बर्निंग के बाद कुछ बचे ना, राख वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं बचे, है ना, ओके। तो ये भी हम लोग गुड फ्यूल मानेंगे। और इजीली अवेलेबल हो, जैसे गैस, LPG, पेट्रोल अवेलेबल है, हाँ जी। और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, पता चला हम लोग ले ही नहीं पा रहे। जैसे देखे थे कुछ दिन पहले जो सिलेंडर का दाम लगा था, हालांकि यूजर्स तब करने लगे तो हम लोगों को तो लेना ही पड़ेगा, भले कितना ही हो जाए, है ना। तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, और ईजी टू स्टोर, एक लाइन बढ़ा कर लिखना चाहो, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये खेल खेल सकते हो बिहार बोर्ड में, कि अगर तुम्हें आंसर बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बट तुम्हें ये लाइन याद है ना, तो उसको तोड़ तोड़ के लिख दो, खत्म है, ठीक, ओके। ये आपके 2 नंबर में PYQ बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से सब्जेक्टिव जब भी रिवीजन करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल को याद रखोगे, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, अच्छा सोर्स किसे माना जाता है, वो भी हमने देख लिया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो भी हमने पढ़ लिया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बहुत बार पढ़े, 2 टाइप, क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब बार बार न्यू हो सकता है ना, ओके। चलिए आ जाते हैं, इसके अलग अलग डेफिनेशन तुमने ऑलरेडी पढ़ रहे होगे, SST में पढ़ रखे होगे, इससे पहले लास्ट वाले जो चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं 16, 15 जो चैप्टर पढ़े हैं हमने, उसमें भी हम लोग बहुत बार जिक्र किए हैं, ठीक है। यहाँ से पता है क्या क्या एग्जाम्पल आएगा, सब कुछ बताते हैं। तो ये सबसे पहले रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, SST, साइन, 2 नंबर में PYQ, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर बहुत बार आ चुके हैं। अगर इजी क्वेश्चन बनाना हो तो ये क्वेश्चंस आते ही हैं लगभग जनरल में, ठीक, ओके। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो डेफिनेशन आपके पास है उसको रख सकते हैं। फिलहाल देखो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर इनएग्जॉस्टिबल, या फिर विच कैन रिप्लेस एज we use them, we can be used provide produce energy again and again. These available in unlimited amount in nature and develop within a relatively short period of time. ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो ख़त्म नहीं होता है, उसको रिप्लेस कर सकते हो यूज़ करके, ठीक, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो अगेन एंड अगेन, और ये अनलिमिटेड होता है नेचर में, ठीक है। और इसको डेवलप कर सकते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल।
जस्ट इसी का अपोजिट कर देना, नॉट, कैन नॉट वगैरह लगा करके तुम नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल या डेफिनेशन बना सकते हो। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इन्हीं में से दे देगा, इन्हीं में से कौन सा रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, या फिर आप जियोथर्मल, ओशन एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेस का। क्लियर है? रिन्यूएबल विथ एग्जाम्पल अगर पूछा ना तुमसे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, तो एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, ये अच्छा इम्पैक्ट डालता है कॉपी में। ठीक है, पढ़ना सबको बता देगा, रटना सबको बोल देगा कि ये रट लो। मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, मेरा मानना है ये है कि मैं तो पढ़ाने के बीच में बता दूंगा कि तुम्हें रिप्रेजेंट क्या करना है, क्या मेंशन होना चाहिए कॉपी में तुम्हारा, क्योंकि पढ़ के तो सब जाएंगे, लेकिन वहाँ मैटर करके तुम लिख के क्या है ना। ओके, अगर कोई कम भी पढ़ के जाए, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मैं कम पढ़ा था, चीज़ें लिमिटेड लिखा था लेकिन इंपॉर्टेंट, ये मत समझो कि बिहार बोर्ड कुछ भी लिख के आ जाएंगे, वो नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अच्छा, इसका और भी ऑप्शंस हैं कि अगर कुछ ना आ रहा तो क्या लिखा जाए, उसके भी टेक्निक्स हैं। फिलहाल आते हैं एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपसे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल। क्या एडवांटेज है? सिंपल सा बात है कि भाई साहब ऑलरेडी तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये जब तक दुनिया है तब तक मिलते रहेगा, है ना। ओके, जैसे सूरज, ओके, ये फ्रीली अवेलेबल है नेचर में, और ये जो है पॉल्यूशन काउज नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एडवांटेज है। ठीक, ओके। उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल, जस्ट अपोजिट, ऐसा जो एग्जॉस्टेबल हो और वो बार बार हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर लिए तो ख़त्म, टाटा गुड बाय। ठीक है, और उसके बाद ये ज़्यादा मतलब इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसलिए हम लोग सीएनजी आजकल देखोगे, इलेक्ट्रिक बाइक, सब चीज़ें आने लगा है ना। और ये सब फ्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। क्लियर है? 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव तो यूं हो जाएगा, बस सब्जेक्टिव में तुम्हें माइंड सेट डेवलप कर रहा हूँ कि हाँ कैसे कैसे पूछ चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से यही काम कर रहा हूँ, सुबह शाम से क्वेश्चन बैंक बनाना, दीज दैट, तो मुझसे बेटर नहीं बता पाएगा। ठीक है, घमंड नहीं कर रहे, बता रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस। चलिए, और ऑलरेडी मैं खुद दिया हूँ बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो पता है क्या डिसएडवांटेज है। देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर तुम्हें 5 नंबर मान लो कि, हालांकि नहीं देना चाहिए इतना इजी क्वेश्चंस बोर्ड में, लेकिन फिर भी अगर तुमसे 5 नंबर में पूछे, तुमने ये लिखा, उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अगर लिख सकते हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ चलो कुछ तो लिखा है। 5 नंबर में ऐसे नहीं तुम एक लाइन लिख के खुश हो रहे हो कि हमने तो लिख के आया है। ठीक, ओके। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग इसका एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं, जिसके कारण ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। ओके, डिस्कवर करना डिफ़िकल्ट होता है ना। ओके, उसके बाद जो होता है ये काउज करता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन काउज करता है कौन? आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, क्लियर है? ओके, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसी का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ एनर्जी लगा देना, काम खत्म है। अब आते हैं फॉसिल फ्यूल। अभी हम लोग यहाँ पढ़े कि जितने भी फ्यूल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। ये एमसीक्यू के लिए 1 नंबर के लिए। ठीक, ओके। फॉसिल फ्यूल ये 2 नंबर में पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ये भी 2 नंबर में पूछा है, एंड डिसएडवांटेज ये अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन ये 3 चीज़ मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर 5 नंबर में बनाना चाहा तो ये टॉपिक अच्छा टॉपिक हो सकता है। इसको तुम VVI में रखो। ठीक है, आपके 2027 के लिए। देखो, मैं शक्ल तो दिखा नहीं सकता, ठीक है, ओके, क्योंकि मैं अभी अपना डाइनिंग हॉल में वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो शक्ल दिखाने से थोड़ा सा ये होता है ना कि हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन यकीन मानो कि हम जो बता रहे हैं वो तुम बस मानते चलो, उसके बाद एग्ज़ाम में तुम खुद ब खुद देखना, फाइनल नहीं, प्री बोर्ड में ही देख लेना। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, आए देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है आपका फॉसिल फ्यूल का? फॉसिल फ्यूल आर द फ्यूल फॉर्म द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हम बता रहे हैं साथ साथ। अगर फॉसिल फ्यूल डिफाइन करने दिया तो आपको हाईलाइट क्या करना है? फॉसिल फ्यूल आर फ्यूल्स, ओके, फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है जी? रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल दैट वेयर buried under inside the earth million year ago।
सिंपल सा बात है कि फॉसिल फ्यूल किसको बोलेंगे, ऐसा फ्यूल जो फॉर्म होता है किससे, प्री हिस्टोरिक प्लांट, जो बहुत पुराने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी रिमेनिंग से बनता है। जब वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो मिलियन ईयर को उसके बाद ये फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर, ज़मीन के अंदर हाई प्रेशर होता है ना, टेम्परेचर होता है, और बिना एब्सेंस, यहाँ देखो, बिना एयर के फिर वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है किसमें, फ्यूल में। और फॉसल फ्यूल कैसा होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ये पॉइंट्स आप ज़रूर मेंशन करना अगर एग्जामिनर को ये पॉइंट्स अच्छे लगेंगे और तुम्हें 2 में से 2 नंबर देंगे। और ये बहुत बार PYQ में रिपीटेड फॉसिल फ्यूल है। तो समझ में आ गया क्या है, ऐसा फ्यूल जो फॉर्म होता है किसके रिमेनिंग से, प्री हिस्टोरिक प्लांट, एनिमल, जब वो अंदर दब जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम यही डेफिनेशन लिखो, है ना, तुम्हारे पास ऑलरेडी लिखा हो तो बस ये नोट कर लो, ये मार्क कर लो कि ये फॉसिल फ्यूल इंपॉर्टेंट है। क्यों बनता है समझ में आया, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वहाँ एयर नहीं रहता है, फिर वो चेंज हो जाता है। क्लियर है? ओके। फॉर्मेशन के बारे में भी बहुत बार पूछ चुका है कि कैसे फॉर्मेशन होता है। तो मिलियन ईयर को प्लांट और एनिमल जो है वो बेसिकली डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर उनके जो रिमेन्स है वो ज़मीन के अंदर लेयर बाय लेयर उस पर सैंड आ जाता है, उसमें मड आ जाता है। फिर टाइम टू टाइम ये जो होता है हाई प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण इनसाइड द अर्थ, वो क्या होता है, स्लोली स्लोली चेंज होता है और क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिलेशन, है ना। ओके, फॉसिल बनना को, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल भी इंपॉर्टेंट है। क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहले ऑलरेडी अभी हम लोग नॉन रिन्यूएबल का बात किए तो वही चीज़ चेप दो यहाँ पे, क्या कि सबसे पहली बात तो ये बनने में टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है ना। ओके, चलो, ये तो इंस्टाग्राम का ट्रेंड नहीं है जो वायरल हो गया तो फटाफट से बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ये जल्दी क्विकली रिप्लेस नहीं होता है, इसका इस्तेमाल कर लोगे तो, है ना। दूसरा का डिसएडवांटेज है कि एयर पॉल्यूशन होता है ना, हार्मफुल गैसेस वगैरह पॉल्यूशन काउज करता है, और रिजर्व जो है लिमिटेड है ना। ओके ओके ओके, चलिए, उसके बाद है कि इन्वायरमेंट, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर तुम्हें इतना तुमको याद नहीं करना है तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स को आप याद रखोगे। इतना टाइम लगता है, एयर पॉल्यूशन, काउज एयर पॉल्यूशन, लिमिटेड रिजर्व, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्रिएट या डेवलप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इस तरीके से आप वर्ड बना करके लिख सकते हैं। तो क्लियर है ये पेज, होपफुली आपको समझ में आ गया। और थोड़ा सा और समझो, अगर आपको चीज़ें, इसके नोट्स, इसके चैप्टर वाइज DPP ये आपने पढ़ा, इसको पढ़ने का तरीका आपने एक बार नोट से पढ़ लिया, इसके अंदर से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70-80, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, जो बिहार बोर्ड, और आपके इस नोट्स बेस्ड होंगे। आपके नोट्स के नोट्स एक बार पढ़ लेने के बाद DPP एक बार आपको सॉल्व करना है। अगर DPP बन रहा है, जो पोर्शन स्ट्रांग है उसको बार बार रिविज़न नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। जहां आपसे DPP नहीं बनना, जिस पोर्शन पे, उस पोर्शन को आप रिवीजन कर लीजिएगा, उससे आपका पूरा चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। ये बेस्ट टेक्निक है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको असाइनमेंट सेक्शन में दिया जाएगा, आपको लिख करके फ़ोटो क्लिक करके जमा करना है, हम लोग चेक करेंगे आपका राइटिंग कैसा है, कहाँ मिस्टेक करें, सभी चीज़ें बताया जाएगा। और हाँ, साथ में देखो 799 हो चुका है, प्राइस ये भी बढ़ने वाला है। इसके साथ आपको इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक, जिसमें साइंस होगा, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, प्री बोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, सभी चीज़ें जो पूरे साल में प्रिपरेशन के लिए चाहिए। और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कहीं पे भी आप खोज लो, ठीक है। जिसको चाहिए फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। और ये प्राइस कुछ दिन में ही अप होने वाला है अब, और डिकोड भी आने वाला है, सभी चीज़ें आपको पूरे साल के लिए आप बेफिक्र हो जाइएगा। हर सब्जेक्ट का, किसी को SST चाहिए, किसी को साइंस चाहिए, सिंगल नहीं है, ठीक है। ओके, लाइफ ऑलरेडी सिंगल है तो बैच भी सिंगल रखे क्या, ओके। तो हम लोग रखे पूरा कंप्लीट, पूरा टेंशन फ्री रहोगे, है ना। पूरे एग्जाम तक जितने भी अभी न्यू चीज़ आना बाकी है इस साल के लिए, है ना, तो सभी चीज़ आपको इसी में मिल जाएगा। आप जा करके मैसेज कीजिए कि हमें ये बैच चाहिए, क्रैकर बैच, ये स्टडी मटीरियल बैच है, सभी चीज़ आपको वहाँ पे, इसकी PDF वगैरह हर एक चीज़, और विद गाइडेंस प्रॉपर, ठीक है, ओके। हर एक टाइम 24/7 आपके साथ रहेंगे, जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। आते हैं थर्मल पावर प्लांट। अब एक एक करके डिस्कस करते थोड़ा सा, जो अक्सर पूछता है कि क्या समझते थर्मल पावर प्लांट से, ठीक, ओके। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, सिलेबस में पढ़ना तो पड़ेगा, ओके। थर्मल
से क्या समझते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। फिलहाल यहाँ टॉपिक है थर्मल पावर। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? इज अ पावर प्लांट that generates electricity by using heat energy produced from the burning and combustion of fossil fuel such as coal, petrol and natural gas. थर्मल पावर प्लांट किसको बोलेंगे? देखो, ऐसा पावर प्लांट जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, किससे की मदद से? हीट के मदद से। कैसे करके? देखो सिंपल सा समझो क्या होता है यहाँ पे। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, अपना पेट्रोल का, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके उसको जलाते हैं, बर्निंग करते हैं। उससे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि नाम ही तो थर्मल है ना। तो हीट प्रोड्यूस होगा, उससे बेसिकली क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। यही पूछते ऑब्जेक्ट में बहुत बार कि थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है। किस तरीके से वर्क करता है ये भी ऑलरेडी मेंशन है। सबसे पहले कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस को हम लोग लार्ज अमाउंट में जलाते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं? वाटर को बॉईल करते हैं। ये पानी है, ठीक है, ये पानी पानी पानी, यहाँ पे हम लोग लगा दिए आग, ये आग है, हाँ मान लो ये आग लग गया। अब ये खोलेगा, यहाँ से स्टीम जाएगा, ठीक है, वो बॉइल्ड होगा, वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा और बेसिकली यहाँ पे टरबाइन लगा होता है, एक टाइप का, इस टाइप का टरबाइन, ठीक है, टरबाइन लगा होता है। ये जो हाई प्रेशर जाएगा, इस टरबाइन को बेसिकली मूव कराएगा। जैसे मूव करेगा तो वो क्या होगा? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। कैसे करके? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रख लेना। अगर ऑब्जेक्ट में पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि किस एनर्जी को किस में चेंज करता है ना, तो ये पूछ सकता है, ठीक, ओके। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस तक, ठीक, ओके, समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं दूसरा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्लासिफाइड। अब ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़े, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लें सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दो टाइप का होता है, हाँ जी, सेम ही चीज़ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है? सिंपल सा अगर तुम डेफिनेशन या फिर पहले समझना चाहो, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी वाले टर्म पे, इसको अगर तुम सिंपल सा समझना चाहो, जो सोर्सेस बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रहा हो और लार्ज स्केल पे यूज़ होता हो, जैसे अभी भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग कोल, पेट्रोल, है ना, नेचुरल गैस, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा सोर्सेस जो कन्वेंशनल सोर्सेस के तरह एक्सटेंसिव यूज़ नहीं करता, लिमिटेड स्केल में, लिमिटेड एरिया में, जैसे सोलर एनर्जी, है ना, ओशियन एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, सभी चीज़ें, है ना, ओके। चलो एक एक करके डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन तो बहुत रेयर ही आया है, हाँ, लेकिन एग्जांपल्स वगैरह पूछते हैं, ये किसका है नहीं है। तो ऐसा सोर्सेस आर दोज विच हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं और जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करते हैं। और किसके मदद से? फॉसल फ्यूल, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सब किसके एग्जांपल है? अच्छा यही दे देगा, बिहार बोर्ड में इतनी ही करता है। कोल किसके एग्जांपल है? ऑयल किसके एग्जांपल है? नेचुरल गैस। हाइड्रो एनर्जी, है ना, ओके, एनर्जी फ्लोइंग इन रिवर, ठीक, ओके। देन बायोमास, बायोमास भी क्या, एंड विंड एनर्जी जो है, ये इस कैटेगरी में अब आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ओके, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग पढ़ा क्या होता है, जो हम लोग बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं और लार्ज स्केल पे, ठीक, ओके। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो हम लोग एक्सटेंसिव यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ओके, लिमिटेड स्केल पे काम कर पा रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, है ना, ओशियन एनर्जी, है ना, ओशियन में क्या आ जाएगा? टाइडल, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ये सब चीज़ें, जियो थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब हर जगह तो तुम सेटअप नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो ये आपके क्या हो गए? नॉन कन्वेंशनल। अब एक एक करके देखते हैं क्या है। सबसे पहले सोलर एनर्जी की बात करते हैं। सोलर एनर्जी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है वो सब समझ में आ जाएगा। सोलर एनर्जी आपसे क्या पूछता है कि सोलर एनर्जी के बारे में पूछ चुका है, एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर एंड डिसएडवांटेज सोलर कुकर के बारे में पूछ चुका है, ठीक है। कैसे कैसे पूछा वो भी बताते हैं। सबसे पहले सोलर एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी प्रोड्यूस बाय सन, पहला चीज़ क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोलर एनर्जी। डेफिनेशन क्लियर है? सोलर एनर्जी क्या होता है? ऐसा एनर्जी जो सन प्रोड्यूस करता हो, किससे? हीट से, लाइट से, लाइट एनर्जी से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोलर एनर्जी। सोलर रेडिएशन कैन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर सेल, है ना, जिसको हम लोग पीवी सेल बोलते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है सोलर सेल, जिसको बोलते हैं पीवी सेल, है ना, फोटोवोल्टिक सेल।
फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली क्या करता है, सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली लेता है और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सिलिकॉन क्या सोलर सेल। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है सब चीज़ें बताते हैं, एक एक करके समझो। सोलर सेल अरेंज ऑन अ लार्ज फ्लैट शीट फ्रॉम अ मिरर सोलर पैनल। सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा ये दूसरा पॉइंट है, फिलहाल ये समझो। आपने सोलर देखा है, हाँ जी। सोलर सेल में बेसिकली हम लोग क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसके थ्रू, सोलर सेल के थ्रू। पूछ सकता है किसके थ्रू जनरेट करता है, सोलर सेल के थ्रू, है ना। ओके, वो बेसिकली जो आपका ये सोलर सेल है यानी फोटोवोल्टिक सेल है, वो कन्वर्ट करता है सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में, किसके थ्रू, सिलिकॉन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सिलिकॉन जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव में, ओबीजी ऑब्जेक्टिव समझ जाओ, आपसे पूछता है कि सोलर सेल में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पैनल में एक लाइन लाइन देखा होगा, चमकता हुआ चीज़ें है ना, सोलर पैनल। ठीक, वो बेसिकली क्या करता है, एक फ्लैट सरफेस होता है, शीट टाइप का होता है, ठीक है, और वो एक सोलर पैनल बनाता है जिससे धूप गिरता है या धूप पड़ता है, फिर उसके बाद चेंज होता है फोटो सोलर सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बनता है। ठीक है, ओके, सोलर रेडिएशन के हेल्प से। ठीक, ओके। एक आता है सोलर कुकर। सोलर कुकर सिंपल सा खाना बनाने वाला, हाँ सिंपल से समझो कि एक हंडी है, उसके पीछे अभी जैसे इंडक्शन, ठीक है, सेम ऐसे समझ के चलो। इंडक्शन के देखोगे बैक साइड अगर देखोगे तो कोटेड होता है ना। तो उसी टाइप से आपका सोलर कुकर, सोलर कुकर बेसिकली पेंटेड होता है ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड, है ना। ओके, ब्लैक होता है ताकि क्या हो सके, फटाफट से हो जाए। ब्लैक ही क्यों होता है, कमेंट करो तो देखते तुम लोग का दिमाग कितना दौड़ता है। ठीक है, आउटसाइड एंड लार्ज ग्लास प्लेट टू ट्रैप सोलर रेडिएशन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। एक प्लेट टाइप का होता है ताकि वो क्या कर ट्रैप कर सके सोलर रेडिएशन, सन का रोशनी। ठीक, फिर उससे क्या करता है, बेसिकली खाना बनाता है। लेकिन एडवांटेज क्या है सोलर कुकर का, आपसे ये पूछता है। सोलर कुकर क्या हो गया, ये वाला आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, रिन्यूएबल है और गांव में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ओके, और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे खाना बनेगा तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाना में बचे रहेगा। ठीक, ओके। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, सोलर जो सिलिकॉन है, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक, ओके, तो ये डिसएडवांटेज है। अच्छा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एक बार पीवाईक्यू में पूछ चुका है ना, पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं पूछ चुका है। दूसरा ये है कि धूप हमेशा लगातार एक में नहीं रह यूनिफॉर्म फॉर्म में, यूनिफॉर्म में नहीं रहता है ना। कभी धूप हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी छाँव आ गया, है ना। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तुम रात में क्या इस्तेमाल करोगे हैं, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और क्लाउडी डे जब बारिश हो जाए तब तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में ये लाइन पूछता है, थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कि इनमें से क्या रीज़न है कि हम लोग सोलर कुकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑप्शन में रहता है क्लाउडी डे या तो नाइट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है यही लाइन से, ओके। और हम लोग इसको बनाने के लिए कितना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस चाहिए या इससे ज़्यादा, मैक्सिमम टेम्परेचर 100 चाहिए ताकि सोलर कुकर पहुंच पाए। ठीक है, ओके। ये खाना बने ना बने लेकिन हम लोग पक्का बन जाएंगे पकौड़ा। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी क्या होता है, विंड क्या होता है, व्हेन लार्ज मासेस ऑफ एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको बोलेंगे विंड, है ना। ओके, जब लार्ज मासेस ऑफ एयर जो है ये मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विंड बोलेंगे। ठीक है, ओके। और ये जो मूविंग एयर है ये क्या लेके चलता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज विंड एनर्जी। और ये जो विंड एनर्जी है, ये जो विंड एनर्जी है इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये वाला पॉइंट को तुम मेंशन याद रखना। ठीक है, एक वर्ड हम बार बार यूज़ करें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्लास 11 12th में, 11th में तो पढ़ोगे, ठीक है, ओके। तो 11th को सीरियसली पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये समझो कि किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन यानी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये हवा, ओके, ठीक है, बार बार मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, ठीक, ओके। पता नहीं मैं क्या समझा रहा था, बट काइनेटिक एनर्जी इतना समझ में आ गया कि किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन यानी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक, ओके। चलिए अब आते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करते हैं फिर वो जो विंड मिल को घुमाने के लिए, ठीक है, ओके। फिर
इस तरीके से चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यूजेस क्या होता है विंड एनर्जी का? तो सबसे पहला भाई विंड मिल को बेसिकली क्या करेगा, रन कराएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, वाटर लिफ्टिंग करेगा, ठीक है। और फ्लोर मिल जो होता है उसको चलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, बोट को चलाने के लिए, है ना। अगर विंड ही नहीं चलेगा तो नाव कैसे चलेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, ओके। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है ये इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन काउज नहीं करता है। और दूसरा क्या हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेस है, और ये फ्रीली अवेलेबल है और सूटेबल एरिया में, ठीक है, सूटेबल एरिया में, ठीक। तो ये बेसिकली एडवांटेज है, समझ में आ गया, ओके। डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज ये है कि जो हवा है वो यूनिफॉर्म नहीं चलता हर टाइम, है ना, ओके। कुछ एरिया में विंड मिल इंस्टॉल करना प्रॉब्लम है, छोटा एरिया है तो वहाँ पे तो नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर हमें विंड मिल लगाना हो। ये वाला विंड मिल अगर तुमको देखना हो, ये किधर गया बच्चा, ऊपर आ जाओ, ये वाला विंड मिल, ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं किधर आएंगे, यहाँ पे सोलर कुकर के बारे में पढ़ लिया, विंड मिल के बारे में पढ़ लिया, ठीक, ओके। और अब आएंगे हम लोग किसके तरफ से, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है, हम लोग बेसिकली पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसको बोलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक, ओके। हाइड्रो पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग क्या, द एनर्जी फ्लोइंग फॉलिंग वाटर। वाटर flowing in the river is stored in a high pressure dam when the stored water allowed to fall from great height, ठीक है, it rushes down the great force rotate water turbine, these turbine connected with electric generator and produce electricity। बहुत सिंपल सा, मान लो क्या होता है डैम, अगर तुमने डैम देखा होगा, मान लो ये डैम है, ठीक है, और कुछ हाइट है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो वाटर को स्टोर करके रखा, फुल्ली वाटर स्टोर है, यहाँ पे क्या रखा, टरबाइन लगा के रखा, ठीक है। टरबाइन एक घूमने वाला फिरकी टाइप सब समझो, अगर तुमने देखा होगा। अब जो क्या होगा, मान लो ये पानी है, बहुत फुल हो गया, अब पानी हाई एरिया से छोड़ेगा, यहाँ से पानी आएगा तो एकदम बिल्कुल प्रेशर में आएगा, और ये बेसिकली इस टरबाइन को, इस टरबाइन में ब्लेड लगे होते हैं, हर एक ब्लेड में टकराएगा तो ये बेसिकली मूव करने लगेगा, जैसे जैसे मूव करेगा उस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा है टरबाइन, ठीक, ओके। ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वाटर में, है ना, ओके। फिर वो काइनेटिक में चेंज करता है, क्योंकि काइनेटिक कब बना, जब मूवमेंट किया, अभी हम लोग पढ़े, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या किया, जनरेट किया, ओके। चलिए, ये कैसा होता है, रिन्यूएबल होता है, क्लीन होता है, और नॉन पॉल्यूटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। वर्किंग किस तरीके से क्या होता है, डैम तुमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पानी को तुम जमा रखोगे तब ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर भेजना है तुम्हें, है ना, ओके। एक फिर स्टोर करके रखेगा पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो हाइट से नीचे गिराएगा, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, फिर वो टरबाइन को मूव कराएगा, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। वर्किंग है सिंपल सा, और तुम चाहे तो डेप्थ में थोड़ा बहुत पानी वगैरह बना देना, डैम वगैरह बना देना, अगर तुम कलाकार हो तो, ठीक है, वरना तुम लिख देना। अब आते हैं एडवांटेज। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सब में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती है ना, ओके। एडवांटेज ये है कि पानी तो फ्रीली अवेलेबल है ना, सुटेबल लोकेशन पे है ये, है ना, इको फ्रेंडली होता है, नॉन पॉल्यूटेड होता है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है ना, वाटर साइकिल के थ्रू कंटिन्यूस रिन्यू होते रहता है ना, ओके। और रनिंग कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है, बस कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो भी लगता है, ठीक है, पानी को दौड़ाने में थोड़ा चार्जेस लगेंगे। डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज ये है कि एक तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो एक्सपेंसिव रखा डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में, और क्या होगा, थोड़ा सा तुम समाज सेवा से हो रिलेटेड हो तो अगर डैम्स बनेंगी तो घर उजाड़ना होगा, है ना, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है उसको सेटलमेंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो डूब सकता है कभी भी, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे क्या हुआ था फटाफट बताओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे हुआ था? अब तुम मुझे एसएसटी की चीज़ें बताओ, अगर तुम लोग बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से ये आंसर नहीं बता पाए तो समझ जाओ कि तुम लोग गए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 3 मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचाओ, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने लीड किया था, ये प्रोग्राम कहाँ से, मतलब ये जो डैम बनने वाला था किस किस स्टेट से पास करने वाला था,
ठीक है, बस इतना ही बता दो। ठीक है, हालांकि ये पूछता है कितना शॉर्ट डैम, कितनी स्मॉल मीडियम डैम्स बनने वाले थे और कितने विलेजेस उजड़ने वाले थे। ठीक है, ये सब पूछता है एसएसटी में। अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो पढ़ लो, अभी भी टाइम है। ठीक, ओके। अब आता है जियोथर्मल। जियो मतलब जमीन, है ना। ओके, जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। क्या होता है? थर्मल मतलब हीट, जियो मतलब जमीन, जमीन के अंदर जो हीट है इनसाइड द अर्थ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, जो कहाँ से आता है? इंटरनल हीट से, है ना। ओके, हम लोग अभी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर वहाँ पढ़ेंगे फोकस के बारे में, ईपी सेंटर के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा भी ये समझो कि ज़मीन के अंदर जो हरारत होती है, हरारत मतलब गर्मी, गर्मी बोले तो हीट, उसको बोलते हैं जियोथर्मल। ठीक है, डीप इनसाइड द अर्थ, जो हीट बेसिकली क्या होता है? रॉक को भी मेल्ट कर देता है, वो फॉर्म कहता है क्या? मैग्मा। ठीक है, और फिर वही मैग्मा जब लावा के फॉर्म में बाहर आता है, मतलब वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तब देखते हो, तो वो क्या हो जाता है? बेसिकली लावा होता है ना, तो वही मैग्मा अंदर रहता है। ठीक है, ओके। इट मे टर्न इनटू हॉट वाटर, ठीक है, स्टीम वाटर। फिर वो स्टीम क्या कर सकता है? बेसिकली वही रोटेट कर सकता है क्या? टरबाइन। फिर वो जनरेटर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ओके, जियोथर्मल एनर्जी कम फ्रॉम द अर्थ इंटरनल हीट। ठीक है, इसीलिए नॉट फॉर्म ऑफ द हीट ऑफ द सन, सन से नहीं, बेसिकली इंटरनल हीट से आता है, वही बताना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? जियोथर्मल किससे रिलेटेड है, या हीट कहाँ से आता है इनसाइड द अर्थ। क्लियर है? ओके, किस तरीके से? सिंपल सा, जो अंदर हीट है इनसाइड द अर्थ, वो अंडरग्राउंड वाटर और रॉक को और वाटर को गर्म करता है। ठीक है, जब ये चीज़ें कांटेक्ट में आता है तो वो हॉट रॉक और हॉट वाटर बन जाता है, भाप बन जाता है। फिर वो बेसिकली वेल्स के थ्रू और नेचुरल ओपन एरिया के थ्रू बेसिकली वो भाप निकलता है, उससे रोटेट होता है टरबाइन, फिर यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एडवांटेज क्या है? देखो, सब चीज़ में यही पूछेगा कि आपसे जियोथर्मल एनर्जी क्या है, वर्किंग क्या, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब सब में यही सेम कॉन्सेप्ट। एडवांटेज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद, और थोड़ा सा पॉल्यूशन कर सकता है, हीट निकलेगा भाई, है ना, तो हो सकता है ना। डिसएडवांटेज है कि सब जगह अवेलेबल नहीं है ना। ओके, और जो इसेंशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा सेटअप लग सकता है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक दो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ओशियन एनर्जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 71% ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो वाटर कंटेन करता है। ठीक है, ओके। ओशियन वाटर अब्सॉर्ब एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर हीट एनर्जी। और ये जो हमारा ओशियन है, ओशियन वाटर है, बेसिकली क्या एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर हीट एनर्जी, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक हीट मिलते रहता है ओशियन वगैरह में, है ना, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा तो पानी ही है। ठीक है, और देयर फॉर ओशियन कैन बी यूज एज अ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ से फॉर्म करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी। अलग अलग तरीके से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं, यही बताना चाह रहा है इस चैप्टर में, है ना। ओके, फोर क्या है? फोर ये है एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर ड्यूटेरियम ऑफ ओशियंस। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। एनर्जी फ्रॉम सैलिनिटी ग्रेडियंट, एंड सिक्स क्या है? एनर्जी फ्रॉम सी वेजिटेशन और बायोमास। देखो, ये सब अलग अलग फॉर्म है, यहाँ से ओशन में हम लोग एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी। देखो, ओशन का सरफेस वाटर, वाटर प्रेजेंट होता है, और डीप वाटर भी होता है ना, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। देखो, एक सरफेस वाटर थोड़ा सा कैसा रहेगा? रिलेटिवली वार्म रहेगा, और जितना समुद्र के अंदर जाओगे तो गहरा रहेगा। तो क्या रहेगा? डिफरेंस रहता है, और इस टेम्परेचर डिफरेंस में जो एनर्जी मिलती है उससे क्या बोलते हैं हम लोग? ओशियन थर्मल एनर्जी। बस समझते चलो, ठीक है, ओके। चलिए, दूसरा था ओशियन टाइडल एनर्जी। देखो, टाइड का मतलब है समुद्र का पानी ऊपर उठना, ठीक है, नीचे से ऊपर उठना, है ना, उसको बोलेंगे क्या? टाइड है। ठीक, ओके। और ये किसके कारण होता है पता है? ये आपके ग्रेविटेशनल, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अच्छा, ठीक है, आगे बहुत डिटेल में वगैरह पढ़ोगे हायर क्लासेस में। फिलहाल इतना याद रखो कि ये किसके कारण से होता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून। और जब मूवमेंट होगा वाटर का ड्यूरिंग हाई टाइड टू लो टाइड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से आता है हमारा क्या, तीसरा आता है सी वेव एनर्जी। सी वेव एनर्जी क्या होता है, वेव तो देखोगे है ना कि लहरें जिसको बोलते हैं, तो समुद्र की जो वेव्स है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जब जो वेव होता है वो बेसिकली मूव करती है तो उनकी मूवमेंट से टरबाइन आगे, टरबाइन या फिर कोई जनरेटर वगैरह चलाया जाता है, जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बेसिकली सब फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा क्या, न्यूक्लियर ड्यूटेरियम ऑफ ओशियन। इसमें क्या होता है, ओशियन वाटर में ड्यूटेरियम नाम का हाइड्रोजन एक हैवी आइसोटॉप होता है। साइंटिस्ट ड्यूटेरियम का यूज़ न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें रिसर्च करते हैं। ठीक है, अभी ये टेक्नोलॉजी जो है फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी अभी अंडर प्रोसेस ही है। ठीक है, ओके। ऐसे बेसिकली फ्यूज़न वगैरह करते हैं, फिर जनरेट होता है, ठीक है, वेव वगैरह, फिर वहाँ से बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक, अभी हुआ नहीं है। एंड फिफ्थ है सैलिनिटी ग्रेडियंट। बेसिकली साल्टी वाटर होता है समुद्र में। तो देखो क्या होता है कि सी वाटर में बेसिकली क्या होता है, आपके ज़्यादा साल्टी होता है, फ्रेश वाटर में कम साल्टी होता है, तो दोनों साल्ट कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। ठीक है, उसको यूज़ करके बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओशंस के अलग अलग फॉर्म है एनर्जी फॉर्म करने के। ठीक है, ओके। सिक्स देख लेते हैं, किससे, वेजिटेशन, सी वेजिटेशन से। किस तरीके से, देखो सी में सीवीड्स होते हैं और अदर मरीन्स प्लांट वगैरह होते हैं। जब ये जो मरीन प्लांट है, ठीक है, बायोमास को प्रोसेस करते हैं, बायोफ्यूल वगैरह, ठीक है, यहाँ से बनाया जा सकता है। तो इसी से क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या डिसएडवांटेज है कि यूनिफॉर्म ना हो टाइटल टू, है ना, हर लोकेशन में तो पाएगा नहीं, हर टाइम पे तो होगा नहीं, है ना, सुटेबल लोकेशन होना चाहिए। एंड एनर्जी क्या होता है, लिमिटेड होता है, और इंस्टॉलेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये बेसिकली डिसएडवांटेज था, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है इसको उतना ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ओशन एनर्जी वगैरह के बारे में या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में अगर लिखना दे सकते हैं तो ओशन एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी को थोड़े थोड़े डिफाइन कर दीजिएगा, काफ़ी रहेगा। ठीक है, ओके। यहाँ से ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, लास्ट दो पेज है बायोमास। बायोमास क्या होता है, बायोमास डिफाइंड क्या है, एज लिविंग मैटर और इट्स रेसिड्यू, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, बायोमास क्या इंक्लूड करता है, न्यू प्लांट ग्रोथ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट रेसिड्यू सच एज वुड वेस्ट, ठीक है, चाहे वो क्रॉप्स रेसिड्यू हो या फिर एनिमल टैंक हो। इन सिंपल वर्ड, बायोमास लिविंग मैटर या लिविंग थिंग का वेस्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायोमास। मतलब प्लांट्स, एनिमल और उनसे रिलेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो एनर्जी का काम आ सकता है। ठीक है, ओके। बायोमास रिन्यूएबल रिसोर्सेस एनर्जी का पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट तो दोबारा ग्रो हो सकता है ना, ओके। तो ये सब चीज़ें क्या क्या कंटेन करता है, जैसे वुड बात के, वुड वेस्ट हो गया, रूट्स हो गया, क्रॉप, एनिमल डंग जैसे गोबर हो गया, सीवेज हो गया, बहुत सारी चीज़ें है ना, ओके। चलो देन आते हैं क्या है कि आखिर यहाँ पे ऑलरेडी ये पॉइंट याद रख सकते हो कि बायोगैस ऑल्सो सोर्स ऑफ मैनी कन्वेंशनल फ्यूल यूज इन द कंट्री। जैसे फायरवुड बनाने के लिए काउ डंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना, काउ डंग केक्स, है ना, ओके। ये फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, ठीक है, चारकोल वगैरह ETC। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस बेसिकली क्या होता है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये डिफाइन करने आ चुका है। ठीक है, बायोगैस क्या होता है, बायोमास क्या होता है, 2 नंबर। एंड ये 2 नंबर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक, जब ये हमारा बायोमास जो है, जब क्या होता है, बायोमास जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिकम्पोज यानी ब्रेक डाउन होता है तो गैसेस मिक्सचर बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस। क्लियर है, ठीक है, ओके। कंपोनेंट की बात करें, मेन कंपोनेंट कौन सा है बायोगैस का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मीथेन, CH4, चैप्टर नंबर 4 नहीं, CH4 है। ठीक है, बहुत बार पूछता है मीथेन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब आते हैं बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या होता है, बायोगैस प्लांट बेसिकली यूज़ करते हैं मटेरियल सच एज एनिमल डंग, सीवेज, क्रॉप रेसिड्यू, वेजिटेबल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। इस मटेरियल को डिकम्पोज, ब्रेक डाउन किया जाता है, विदाउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस बायोगैस। मेन कंपोजिशन क्या क्या होता है, बायोगैस मेनली क्या कंटेन करता है, मीथेन यानी 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25% और
छोटे छोटे अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ओके। तो बेसिकली एक प्लांट टाइप समझ सकते हो, बायोगैस प्लांट डिफरेंट ऑर्गेनिक वेस्ट को यहाँ पे डाला जाता है, जैसे गोबर हो गया, सीवेज हो गया, क्रॉप रेसिड्यू, ये सभी चीज़ें। ये मटेरियल ऑक्सीजन के बिना डिकम्पोज होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, बायोगैस, जिसको हम लोग गोबर गैस बोलते हैं, है ना, ओके ओके। चलिए उसके बाद आते हैं इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। यहाँ देखो एडवांटेज ये है कि बायोगैस प्लांट जो होता है ये सिंपल होता है कंस्ट्रक्ट करना से इजीली रूरल एरिया में, है ना, ओके। उसके बाद हमारे मोदी जी भी इस्तेमाल करते थे, अभी हमने देखा होगा नाली से गैस निकाल करके चाय बनाते थे, देखा है ना, हाँ, तो वही चीज़ है। चलो, अब बायोगैस प्लांट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड ईजिली कैन बी बिल्ड इन अ रूरल एरिया, ओके। ये क्लीन होता है, ठीक है, ओके, बहुत कम धुआं देता है और राख वगैरह भी कुछ बचता नहीं है। मीथेन हाई क्लोरोफिल वैल्यू होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो सकता है, इसको हम लोग खाद वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फायरवुड वगैरह के ये रिड्यूस कर सकते हैं यूजेस, है ना, और डिफॉरेस्टेशन, जंगल को कटने वगैरह से हम लोग भी बचा सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें था। ये पेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, 100% से ज़्यादा लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ दो टॉपिक हैं, एक आपका न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न, दोनों में डिफरेंस आता है। अगर डिफरेंस आएगा तो 5 नंबर, बहुत वीपीआई, बहुत ज़्यादा वीपीआई हर बार आ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है एंड न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ठीक है, ओके। अब इसको समझते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी रिलीज व्हेन चेंजेस टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये कब होता है, जब चेंजेस हो, कहाँ पे, न्यूक्लियस ऑफ एटम में। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिएक्शन में, दो चीज़, या तो स्प्लिट होकर के छोटे दो इसमें हिस्से में आ जाएगा, या फिर कंबाइन होकर के लार्ज न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। इससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा इस प्रोसेस में। तो दो मेथड है न्यूक्लियर एनर्जी का, एक फ्यूज़न, ऐसे एक फिजन है एंड फ्यूज़न है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिजन में क्या होगा, फ्यूज़न में क्या होगा, देखो फिजन की बात करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, अगर तुम बायो पढ़े होगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहाँ पे एक वर्ड पढ़ोगे बाइनरी फिजन, वहाँ पे क्या होता है, टूटता है ना, ओके। तो वही चीज़ है, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, इस प्रोसेस में हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाता है दो और मोर लाइटर न्यूक्लाई में। इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम 235, है ना, ये किसके अंदर जाता है, फिजन के अंदर जाता है, अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रॉन और बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन रिलीज करता है ना, ओके। फिर ये फर्दर रिएक्शन करता है, एक इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, किसको, न्यूक्लियर फिजन को, ठीक। फिर इससे क्या करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर पावर प्लांट को से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न बाइनरी फ्यूज़न या फिर गैमीट फ्यूज़न, अगर तुमने बॉटनी के या बायो के टर्म पढ़े होंगे, तो फ्यूज़न मतलब मिलना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस में दो लाइटर सेम अपोजिट, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा था, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन पढ़ा है ना, कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है, डिकम्पोजिशन अलग अलग हो जाता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीज़ें ये कंबाइन कर रहा है ना, यानी न्यूक्लियस जो है कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बना रहा है, तो उससे क्या होता है, रिलीजिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, ओके। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है, ओके। इतना कि एक सन के अंदर जितना पाया जाता है या स्टार के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ओके। फिर इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसको लिखना कैसे, इसका इस्तेमाल तुम यहाँ पे कर सकते हो, तुमसे डिफरेंस पूछेगा, तुम ये वाला याद रखो, टेबल काम निकल जाएगा तुम्हारा। क्या है ये, बेसिकली फिजन है, फिजन मतलब क्या होगा, टूटने, है ना, तो ब्रेक डाउन, है ना। फ्यूज़न है, यहाँ बाइंडिंग करेगा, क्लियर है, ओके। यहाँ पे हम लोग कैरी आउट बम्बार्डिंग, ठीक है, ओके, अगर तोड़ना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हीट, ठीक है, ओके, एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर वगैरह होता है, ये चेन रिएक्शन होता है, ये चेन रिएक्शन नहीं होता है, ये कंट्रोल प्रोसेस होता है, ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, ओके। और ये इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, ये मोर एनर्जी, ज़्यादा फ्यूजन से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये पॉल्यूशन आपका काउज नहीं करता है, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, हजार्डस, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, अगर लिखने भी दें तो किसी एक के बारे में भी अगर पॉइंट बना के लिख दो तो काफ़ी रहेगा, ठीक है, ओके। क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, इस एनर्जी से।
एक अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोल पेट्रोल तो इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिव में भी इसको रख सकते हैं, है ना। ओके, लो डायरेक्ट कार्बन इमिशन, है ना। ओके, बहुत कार्बन इमिशन कम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं नॉर्मली, और कंटिन्यूस पावर जनरेट कर सकता है, ठीक है। ओके, और एक चीज़, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट की बात करें, इस नोट्स में मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी एसएसटी में ऐड होगा, सेम ही चीज़ रहेगा। तो अगर तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ अभी भी कि न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो टॉपिक है, 5-6 न्यूक्लियर एनर्जी, तारापुर कहाँ पे है ना, ये सब ऑलरेडी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसी से याद कर लो कि सेम ही है, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं इसको ऐड करके दे दूंगा, 3-5-6 जो भी एनसीईआरटी में, वो काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं डिसएडवांटेज। रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी होगा तो रेडियो एक्टिव वेस्ट बेसिकली स्टोर करना, मैनेज करना मुश्किल रहता है। और क्या डिसएडवांटेज है, कंस्ट्रक्शन हाई कॉस्ट रख सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। ओके, और उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर प्रॉपरली मैनेज ना करें, ठीक। उसका लिमिटेड फ्यूल रिसोर्सेज, एटलीस्ट अगर ये सब भी याद रखोगे, क्योंकि यूरेनियम हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है। यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, फटाफट से दिमाग दौड़ाओ, जादूगोड़ा, है ना। ओके, चलिए अब आते हैं कुछ लास्ट टॉपिक, इन्वायरमेंट कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। एनर्जी डिमांड तो बढ़ रहा है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रहा है, देखो। एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है तो फिर हम लोग अदर हार्मफुल हम लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें, जिससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है ना। फॉसिल फ्यूल या बर्निंग फ्यूल हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, जो कारण बन सकता है एसिड रेन का। क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को, सॉइल को, हर एक चीज़ को डैमेज कर रहे हैं एक्वाटिक लाइफ में, है ना। ओके, फिर फॉसिल फ्यूल को जब हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो या फिर अदर ग्रीन हाउस गैस मिलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन कारण काउज करता है, और क्लाइमेट चेंज होता है। अब देखते हो गर्मी में बहुत गर्मी, है ना, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, ये सब किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल चेंजेस के कारण, है ना। ओके, फिर हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, रिवर बैलेंस नहीं होता है, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसिक्वेंसेस है, अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है तो इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें था इस चैप्टर में। इस चैप्टर को बस इतना कर लीजिएगा, इनफ रहेगा। बाकी के जो चीज़ें मैं बताएं आपको, वो पावर स्टेशन की बात करें, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जैसे एटॉमिक तारापुर वगैरह हो गया, कलपक्कम हो गया, कायगा हो गया, नरोरा हो गया, ये जो 5-6 भी जो भी है हम लोग जो एसएसटी में पढ़ चुके हैं, उसी को याद रखना है, उतना काफ़ी रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं एंड। इसके नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको क्रैकर बैच में मिल जाएगा, जिनको परचेज़ करना है इस नंबर पर मैसेज करके आप सिंपल से परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।